औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास, होप्स ऑल आर वेरी वेल। तो सेकेंड ईयर क्लास आज जो हम लोग देख रहे हैं वो लास्ट टाइम हम लोग हाउ द ब्रिज आर कंट्रोल ये पढ़ रहे थे। हमारी जस्ट नीचे से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रह गई थी एंड से, वो ये थी कि हम लोगों ने देखा था कि एटीपी के मायोसिन जो फिलामेंट है इसके साथ एटीपी का मॉलिक्यूल अटैच होता है, कैल्शियम ब्रिज आता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो अपने आप को इस ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ, ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है उसके साथ आके अटैच करता है, ठीक है। और एटीपी यहाँ से हाइड्रोलाइज होती है, निकल जाती है। इस वजह से मायोसिन और एक्टिन के दरमियान जो है उसकी बाइंडिंग साइट के साथ बॉन्ड बन जाता है। अब इसका मतलब है अगर बॉन्ड बनना है तो आपका जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जी लाइन मज़ीद श्रिंक हो गई हैं, ठीक है। और आपका जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अब ये मसल्स तब तक कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब तक दोबारा से एटीपी आए और इस बॉन्ड को तोड़ ना दे, ठीक है। तो जब डेथ हो जाते हैं, डेथ होने के बाद जो एटीपी लेवल है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। डाउन होने की वजह से एटीपी जो है वो मायोसिन और जो हमारे जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं उनके दरमियान बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, उनके दरमियान जो ब्रिज बना होता है उसको ब्रेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहते हैं, स्टिफ ही रहते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिगर मोर्टस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिगर मोर्टस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिगर मोर्टस। तो ये आप लोगों ने करना है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो कंट्रोलिंग दी एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन बाय कैल्शियम आयंस, कि किस तरीके से कैल्शियम आयन रिलीज़ कैसे होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कैल्शियम आयन आएंगे वो ट्रोपोनिन के साथ जाके अटैच होगा तो ट्रोपोनिन को ऊपर की तरफ करेगा, जिस वजह से बाइंडिंग साइड जो है वो फ्री हो जाएगी, ठीक है। ट्रोपोमाइसिन को ऊपर की तरफ धकेलेगा, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग साइड फ्री हो जाएगी, हमारे जो मायोसिन है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब सवाल ये कैल्शियम आयन ये आए कहाँ से हैं? अगर बेटा आप लोग इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो तो ये हमारे पास एक मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर। इस तरह के थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं हमारी एक लेग आर्म के मसल्स के अंदर, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट और लेग्स होना होता है। अब अगर मसल, ये हमारे पास एक मसल फाइबर है, इसकी ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक जो पोर्शन है वो मायोफिब्रिल्स है। तो एक हमारे मसल फाइबर्स के अंदर बहुत से मायोफिब्रिल्स होते हैं, बहुत से मायोफिब्रिल्स होते हैं। अगर इस मायोफिब्रिल्स को देखा जाए तो इन मायोफिब्रिल्स के अंदर थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो हम बात करें सिर्फ और सिर्फ मसल फाइबर की। अगर मसल फाइबर को देखें तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलीमा। वही सार्कोलीमा के अंदर आपके मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। यही जो सार्कोलीमा जो मेम्ब्रेन है ना वो अंदर की तरफ मुड़ी होती है और टी ट्यूब्स बनाती है। ज़रा आप यहाँ पर गौर करेंगे, आपको येलो कलर की लाइन नज़र आ रही होगी। यही सार्कोलीमा जब अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो इसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? टी ट्यूब्यूल जी। ये अंदर की तरफ स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम बोलेंगे टी ट्यूब्यूल। इस टी ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द आपको ब्लू कलर का फ्लूइड नज़र आ रहा है, ब्लू कलर का फ्लूइड नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं, लेकिन ये कैल्शियम गेट्स तभी जो है वो फ्री होते हैं जब यहाँ से नर्व इम्पल्स आती है। आपको जनरल से स्ट्रक्चर बता दूँ कि ये हमारे पास मसल फाइबर है, मसल फाइबर की ये सार्कोलीमा है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होते हैं तो एक ट्यूब बना देती है, खाली ट्यूब बनाती है जिसको हम टी ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब एक मसल फाइबर के अंदर नंबर ऑफ टी ट्यूब्यूल्स, थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इन थाउजेंड ऑफ टी ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं ट्यूब्यूल सिस्टम। क्या बोलते हैं? टी सिस्टम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टी सिस्टम। अब ये जो टी सिस्टम है ये बेसिकली ये ट्रायड्स, इनको हम ट्रायड्स भी कहते हैं। ट्राई का मतलब है तीन, इनको हम ट्रायड्स क्यों कहते हैं? ज़रा आप गौर करें तो यहाँ भी लाइट बैंड आपको नज़र आएगा, यहाँ भी लाइट बैंड नज़र आएगा, ठीक है। तो ज़रा गौर करें, और दरमियान में आपको टी ट्यूब्यूल नज़र आएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी जंक्शन है लाइट और डार्क बैंड का, यहाँ भी लाइट डार्क बैंड का जंक्शन है। तो जहाँ पर लाइट और डार्क बैंड जुड़ रहे हैं यहाँ से आपको समझ आएगी कि ये जो रीजन है, ये देखें ये डायग्राम है, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट है टी ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हमारे पास लाइट बैंड है जिसको कलर नहीं किया गया, और लाइट बैंड के दरमियान आपको पता है एक डार्क लाइन होती है जिसको हम जी लाइन बोलते हैं। ये हमारे पास डार्क बैंड है, ये हमारे पास फिर से लाइट बैंड है। लाइट बैंड के दरमियान जी लाइन जो है वो एक डार्क लाइन है जिसे हम बोलते हैं जी लाइन। अब ये जो ट्यूब्यूल है ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? ज़रा आप गौर करें कि जहाँ पर आई बैंड ए बैंड से मिल रहा है वहाँ पर ये ट्यूब्यूल मौजूद होती हैं। जहाँ पर आई बैंड ए से मिल रहा है वहाँ पर ट्यूब्यूल होंगी, या ये जी लाइन के ऊपर ट्यूब्यूल होंगी।
तो इन दोनों लाइंस के ऊपर जो है वो टी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, और ये मिलकर ट्राइड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ट्राइड्स। यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर आपको दो जंक्शन नज़र आ रही हैं, एक, ठीक है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ट्यूब्यूल वाला पार्ट है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं ट्राइड्स। तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं ट्राइड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। टी ट्यूब्यूल्स एंड टर्मिनल पोर्शन ऑफ एडजेसेंट इन्वेलप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है जो ब्लूइश कलर का, एक रेटिप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला है, फिर ट्यूब्यूल है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक ट्यूब्यूल है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? ट्राइड्स बना रहे हैं। ये मिलके क्या बना रहे हैं? ट्राइड्स बना रहे हैं, ठीक है। जब आपको क्लियर हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ठीक है, हो गया, ट्राइड्स की समझ आगे क्योंकि दो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है और एक ट्यूब्यूल मिलके क्या बनाती है? ट्राइड्स बनाती है। ब्लूइश कलर का आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है। अब इनमें नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है? ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने एक मोटर न्यूरॉन बनाया है इस मसल फाइबर के ऊपर। ये एक मोटर न्यूरॉन है। इस मोटर न्यूरॉन के अंदर से ये एक्शन पोटेंशियल नज़र आ रहा है। एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स का दूसरा नाम है। एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स का दूसरा नाम है जो एक्शन पर मजबूर करती है, ठीक है। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जहाँ से आता है मोटर न्यूरॉन से, वो आपके मसल फाइबर को पहुँचता है। मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं और मायोफिब्रिल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरीके से, जैसे हमने कल पढ़ा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन में सवाल ये है कि कैल्शियम आयंस क्या कहाँ से आते हैं? तो बेसिकली जो आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है, इसके अंदर कैल्शियम जो है वो गेट्स होते हैं। जैसे ही नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जो है वो इस मसल फाइबर के अंदर आता है, तो सार्कोलिमा से होता हुआ ये जो नर्व इम्पल्स है, एक्शन पोटेंशियल है, ये सार्कोलिमा से होती सबसे पहले पहुंचेगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है, और ट्यूब्यूल से फिर दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचेगी। जैसे ये देखो, पहले गई मोटर न्यूरॉन आई पहले मसल फाइबर पे, मसल फाइबर के सार्कोलिमा पे, सार्कोलिमा से ट्यूब्यूल, क्योंकि सार्कोलिमा ही अंदर इन्वेजिनेट हुई है। तो सार्कोलिमा से ट्यूब्यूल और ट्यूब्यूल से फिर पहुंचेगी अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्योंकि हमने बात की ये बाहर हमारे पास सार्कोलिमा है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर इन्वेजिनेट हुई है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, और अंदर इसके क्या साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। जैसे हम यहाँ को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वहाँ पर जब ये आपकी एक्शन पोटेंशियल पहुँचेगी तो कैल्शियम गेट्स जो है वो ऑन हो जाएंगे। कैल्शियम गेट्स ऑन होने का, ओपन होने का मतलब ये है कि कैल्शियम जो है फ्री हो जाएंगे। ये कैल्शियम जो है फिर माइक्रोफिब्रिल्स के अंदर उनके फिलामेंट तक पहुँचेंगे और फिर ट्रोपोनिन के साथ जाके अटैच हो गए। ट्रोपोनिन को ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे, बाइंडिंग साइड फ्री हो जाएगी और इस तरीके से थिक और थिन फिलामेंट की मायोसिन और एक्टिन के आपस में बॉन्ड बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा और कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। समझ आ गई? तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, सबसे बाहर हमारे पास सार्कोलिमा है। सार्कोलिमा जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता क्या है? जहाँ पर बेसिकली आपके ए और आई बेन अटैच हो रहे होते हैं, या तो वहाँ पर बनता है या आपकी जी लाइन के ऊपर बन रहा होता है, ठीक है। और ये ट्यूब्यूल्स जो हैं वो थाउजेंड्स की तादाद में होती है, इस वजह से टी सिस्टम भी बोलते हैं इनको, ठीक है जी। और जब नर्व इम्पल्सेस पहुंचते हैं तो मोटर न्यूरॉन से सार्कोलिमा में, सार्कोलिमा से ट्यूब्यूल से आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचती हैं। वहाँ से कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम फ्री होकर मायोफिब्रिल्स तक पहुँचते हैं। मायोफिब्रिल्स के अंदर हमारे पास फिलामेंट्स मौजूद हैं, उन फिलामेंट्स के जाके बाइंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन काज करवा देते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये ऑल जो रिस्पॉन्सेज हैं ये जितने भी हो रहे हैं ये ऑल और नॉन है। या तो ये जो मायोफिब्रिल्स हैं ये तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे नर्व इम्पल्स आएगी, एक्शन पोटेंशियल आएगा, मायोफिब्रिल्स जब काम करेंगे तमाम के तमाम मायोफिब्रिल्स काम करेंगे। अगर मोटर न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल नहीं आ रहा तो फिर सारे ही काम नहीं करेंगे। तो ऑल और नॉन की बेस पे ये करते हैं। इसके अलावा जो कंट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है कि हमारे बॉडी के अंदर थाउजेंड ऑफ मसल फाइबर्स हैं। एक मसल फाइबर की बात करूँ, इस तरह का दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, पूरे के पूरे मसल फाइबर की बात करूँ तो ये हमारी जो कंट्रैक्शन है वो कितनी शिद्दत की है ये डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। 1 हुआ है, 2 हुए हैं, 3 हुए हैं, 4 हुए हैं। जितने नंबर ये मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे उतनी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा तेज़ और स्वेयर होती जाएगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फाइबर्स। यहाँ पे मसल फाइबर्स की बात की है, इस पूरे बैंड की बात की गई है कि जितने मसल फाइबर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज़्यादा स्वेयर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन।